नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज के वीडियो में देखेंगे कि बीएचयू ने एक अपना प्रोस्पेक्टस निकाला है। प्रोस्पेक्टस में होता क्या है कि वो जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी कोर्सेस है, उसमें कितने सीटें हैं या किस कोर्स में कितने सीटें बताई गई है, वो सारे डीपली यहाँ पे बताया जाता है। और ये बीएचयू हर साल एग्ज़ाम निकालता है। जैसे आपको पता है कि एमएससी के लिए या पीएचडी स्टूडेंट के लिए यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और इस मंथ से एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस के अनुसार क्या क्या बताया जा रहा है, उसमें कितना सिलेबस है और जो भी फेलोशिप मिलता है वो कितना मिलेगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि बीएचयू का डेट कब होगा, उसके साथ साथ सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस किस कॉलेज में कितने सीटें हैं और कौन सी सब्जेक्ट में कितने सीटें दिया जा रहा है। देखिए, प्रोस्पेक्टस किसके लिए निकला है, तो ये बीयू के लिए यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मास्टर डिग्री वैसे स्टूडेंट जो मास्टर करना चाहते हैं यानी कि एमएससी करना चाहते हैं सोबौर यूनिवर्सिटी से, या पीएचडी डिग्री करना चाहते हैं, पीएचडी प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोस्पेक्टस निकलता है और हर साल निकलता है। और इसमें डीपली बताया जाता है कि क्या क्या विशेषता है इस कॉलेज का, और उसके साथ साथ यही बताया जाता है क्या सिलेबस है, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा और फेलोशिप क्या मिलेगा और कौन सा कॉलेज में कितने सीट है और कौन सी सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं। ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पर्सपेक्टिव को हम लाइन बाई लाइन देखने का प्रयास करें। देखिए, अगर बात किया जाए बीयू का, तो आपको भी पता है कि फॉर्म चालू हो गया है। फॉर्म डलाना 15 से चालू था, तो फॉर्म तो अब फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं और कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं। ये कंटेंट आप देख लेंगे यहाँ से कि क्या क्या बताया गया है और हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डायरेक्ट चलेंगे। देखिए, बात करते हैं अगर बीयू का, तो बीयू के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन कॉलेज आते हैं। जैसे आप आईसीआर देते हैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे आप आईसीआर देते हैं तो आपके रैंकिंग के अनुसार कॉलेजेस प्रोवाइड कराया जाता है। मान लो कि आप टॉप रैंक में आते हैं तो आईसीआर के जो टॉप कॉलेजेस होंगे उनमें एडमिशन होगा। अगर आपका टॉप रैंक नहीं आता है तो आईसीआर का अकॉर्डिंग, मतलब जितना रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग से आपको कॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। उसी तरह बीयू का एग्ज़ाम होने वाला है और बीयू में यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मतलब 10 कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10 कॉलेज होते हैं, तो इस मतलब होम टाउन पे ये एग्ज़ाम लेगा। और उसके साथ साथ इसमें 10 जो कॉलेजेस है उसमें सीटें कितनी हैं ये देख लेते हैं। कॉलेज की अगर बात करें तो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सोबौर यानी कि सोबौर खुद का अपना जिस कॉलेज है उसमें एग्ज़ाम लेगा। उसके साथ मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज अगवानपुर सहरसा में है, उसमें होगा वीर कुंवर सिंह कॉलेज एग्रीकल्चर। उसके बाद भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर। उसके साथ साथ डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज में है। नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय नालंदा में है। उसके साथ साथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सोबौर भागलपुर। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा बक्सर। उसके बाद कॉलेज फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस एंड मैनेजमेंट पटना। यानी कि इन जो 10 कॉलेज आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, इसी में अगर आप बीयू का एग्ज़ाम पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको रैंकिंग के अनुसार किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। एमएससी के लिए या पीएचडी के लिए आप जिस कोर्स के लिए अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का विशेषता रहा। अब देख लेते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने कोर्सेस है, मतलब कितने सीटें हैं। देखिए, पहला अगर हम बात करेंगे बीयू का, बीयू यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हमें इसी यूनिवर्सिटी में अपना मतलब एग्ज़ाम दे और इसी यूनिवर्सिटी में हमें सीट मिल जाए, ताकि क्या हो जाता है। अब देखिए, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सोबौर भागलपुर है, उसमें एग्रीकल्चर के लिए यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीटें कितना है, 12 मतलब 1,100 सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ हमने 1,000 बोल दिया, इसमें 100 है। 100 सीटें है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। उसके साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर के लिए कितने सीटें रहती हैं, तो ये 145 यानी कि 145 सीटें हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। पीएचडी के लिए 53 यानी कि 53 है। कुल सीट की अगर हम बात करें तो 298 यानी कि 298 सीट इस यूनिवर्सिटी में रहती है। बीएससी के लिए 100, उसके बाद एमएससी के लिए 145, पीएचडी के लिए 53, कुल मिला के कितना हुआ 298। उसके बाद मदन भारती कॉलेज में अगर हम बात करें, देखिए अब इसी तरह से जितने भी कॉलेज है वो अपना अपना सीट अनाउंस करती है कि हमारे सीट मतलब हमारे कॉलेज में इतने बच्चे रिक्वायरमेंट है, हमारे मतलब इतने बच्चे के लिए सीट है, इतने बच्चे एग्रीकल्चर कर सकते हैं या एमएससी कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ आगवार सहरसा में देखते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए 100 सीटें हैं, एमएससी के लिए 4 सीटें हैं, पीएचडी के लिए इसमें कोई सीटें नहीं है, इसलिए तो नील सीटें हैं पीएचडी के लिए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट की अगर हम बात करें तो 104 सीटें हो जाती है।
उसके बाद हम बात करते हैं वीर कुंवर सिंह में कितना सीटें हैं। तो वीर कुंवर सिंह में भी उतना ही सीटें हैं जितना मदन भारती में था। वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर जो बक्सर में है उसमें एग्रीकल्चर का सीटें 100 है। उसके बाद एमएससी का सीटें 4 हैं और पीएचडी का लिए नील है। तो आप मतलब टोटल 104 सीटें हैं। इसी तरह करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। इसी तरह करके सारे कोर्स मतलब सारे कॉलेजेस में बताया गया है कि किस कॉलेज में कितना सीट है। चूँकि अगर हम एक एक करके बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा और हम क्या करते हैं कि जितना छोटा वीडियो हो उतने में बच्चे जल्दी समझ जाए और क्लियरली समझ जाए, ये कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए भोला परसवान शास्त्री में भी 106 सीटें बचाया गया, जिसमें एमएससी के लिए 6 सीटें हैं और एग्रीकल्चर के लिए 100 सीटें हैं। तो मतलब 6 और 106 कॉलेज मतलब सीटें कितने किस में है, भोला पासवान शास्त्री कॉलेज में है। उसके बाद इसी तरह बताया गया है कि डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर में भी 116 सीटें बताया गया है। नालंदा कॉलेज ऑफ द हॉर्टिकल्चर में इसमें 63 सीटें हैं और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक सोबौर में 60 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा में 60 सीटें हैं। उसके साथ साथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में 30 सीटें हैं। इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आपका मतलब किस किस कॉलेज में कितनी सीटें दी गई है। और अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट कि प्रोसीजर क्या है इसका सिलेक्शन का या डेट वगैरह का। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। जनरल देखिए इसमें बताया गया है कि इम्पोर्टेंट डेट कब है और ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट क्या होता है कि गवर्नमेंट या कोई भी संस्था जब अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो वो एक टेंटेटिव डेट निकालती है कि संभवतः इस डेट तक हो जा सकता है। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकती है कि लेकिन मतलब मोर देन चांस ये हो रहता है कि जो डेट है उसी पे होगा। लेकिन अगर टेंटेटिव लिखा है तो आप इतना जान जाइए कि उस डेट के अलावा किसी दूसरी डेट पे भी एग्ज़ाम हो सकती है, किसी कारणवश डेट बढ़ भी सकता है। तो एप्लीकेशन का डेट तो आपको भी पता है कि 15 तारीख से स्टार्ट है और 10 तक ये मतलब लास्ट डेट है। 15 से स्टार्ट है और 10 तक लास्ट डेट है, यानी कि 15 मई से 10 जून तक ये डेट है। इस बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड कब इशू होगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 29 तारीख 6ठा महीना 2025 का इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्जामिनेशन का डेट बता रहा है, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट के बाद मतलब उसके 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है। बट इस डेट में क्या है कि टेंटेटिव डेट में इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है, उसे एक्सटेंड भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ अप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है ये देख लेते हैं। अप्लीकेशन फ़ी आपको भी पता है कि किसी भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें कैटेगरी वाइज रहता है, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार आपका फॉर्म फिलअप होता है और इतना कॉस्ट ऑफ फॉर्म लगता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ डिग्री दिया हुआ मास्टर डिग्री के लिए भरते हैं, अगर यानी मास्टर करना चाहते हैं आप सोबौर यूनिवर्सिटी से, तो आपको 1400 यानी कि 1400 रुपया लग जाएगा। ठीक है। अगर आप किस कैटेगरी से यूआर या अदर, यूआर मतलब अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी से है तो 1400 रुपया लगेगा मास्टर डिग्री के लिए। उसके बाद अगर आप एससी एसटी से है, एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके साथ साथ पीएचडी डिग्री की अगर हम बात करें, अगर पीएचडी डिग्री आप करना चाहते हैं तो 1600 लगेगा। यूआर एंड अदर, यूआर का मतलब है अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो यूआर के अंदर ही आता है, तो उसमें 1600 फॉर्म मतलब 1600 लगेगा। उसके साथ साथ अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो पीएचडी के लिए मतलब 600 यानी कि 600 रुपया आपको लगने वाला है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं उतना रुपया आपको लगने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें कि योग्यता क्या होने वाली है, तो इसमें देखिए अगर आप एमएससी के लिए करते हैं तो मतलब ये दिया हुआ है कि मास्टर डिग्री के लिए क्या प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर पीएचडी के लिए देखेंगे। मास्टर के लिए ये है कि 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, या अगर आपका मतलब रिजल्ट सीजीपी में आता है तो 6.0 होना चाहिए आउट ऑफ 10 में, यानी कि 10 सीजीपी में 6 पॉइंट सीजीपी होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज में आता है तो आप 60% होना चाहिए टोटल नंबर का। तो आप देख लीजिएगा कि आपके कॉलेज में किस बेसिस पे मिलता है। उसके बाद एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 55% मतलब परसेंटेज में देखा जाए, और ओसीजीपी में देखा जाए, ओजीपीए में देखा जाए तो आपके पास 5.5 आउट ऑफ 10 में होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे। और उसके साथ साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। देखिए मास्टर करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री किससे होना चाहिए, या तो वो आईसीआर से, देखिए बैचलर डिग्री किससे होना चाहिए, या तो आईसीआर से मतलब आईसीआर से एप्लीटेटेड हो या यूजीसी से एप्लीटेटेड हो।
किसी भी दोनों जो टर्म है ये फुलफिल होना चाहिए। जैसे आईसीआर से जो कॉलेज एफिलिएटेड होता है, देखिए प्राइवेट कॉलेज भी आईसीआर से एफिलिएटेड होता है, उसका अपना रूल रेगुलेशन होता है। अगर उस रूल रेगुलेशन में आप फुलफिल आते हैं तो आपका कॉलेज एफिलिएटेड होगा, अगर नहीं आते तो आपका यूजीसी से होगा। तो यानी कि गवर्नमेंट या मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्टूडेंट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से जो स्टूडेंट किया हुआ है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ है, उसका उनका कॉलेज आईसीआर से एफिलिएटेड होना चाहिए या यूजीसी के अंदर में आता है, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का स्टूडेंट फिलअप कर सकता है। सिर्फ यूजीसी या आईसीआर का रिकॉग्निटेड होना चाहिए। तो आपको भी पता है कि मोर देन 99% कॉलेज जो होता है यूजीसी या आईसीआर से एफिलिएटेड होता ही है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम पास करते हैं, टेस्ट में मतलब क्वालिफाई करते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर काउंसलिंग होगा कि कौन सा सीटें आपको अलॉट किया गया है। फिर काउंसलिंग के दौरान आपको काउंसलिंग में जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो हम आगे बताएंगे। तो ये रहा मास्टर के लिए। अब देखिए मास्टर डिग्री आप करना चाहते हैं तो सिलेबस मतलब कौन सा सिलेबस मतलब कौन सा सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं बीयू में, उसमें आप देख लेते हैं। बीयू से आप ये समझिएगा कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें आप अगर क्वालिफाई आते हैं तो बीयू में जो भी 10 कॉलेजेस था उसमें आपका कहीं भी मतलब एडमिशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू रैंकिंग, आपका रैंक कितना है। जैसे अगर एग्रोनॉमी में बात करें तो एग्रोनॉमी में 12+6 सीटें हैं। 12+6 का मतलब क्या है, इसमें 5 सीटें आईसीआर के लिए है, मतलब आईसीआर सीट के लिए उसमें 5 सीटें बुक हो जाती है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 4 सीटें हैं, जिसमें 1 सीटें जो होता है वो आईसीआर के लिए हो जाता है। आईसीआर मतलब यहाँ आप समझिएगा कि बीयू सीट का मतलब जो बीयू एग्ज़ाम ले रहा है तो उसके लिए तो 12+6 है एग्रोनॉमी में। लेकिन आईसीआर अगर एग्ज़ाम लेता है तो आईसीआर में 5 सीटें आईसीआर के लिए रखा जाता है, ना कि ये 12+6 से 5 सीटें घटाया जाएगा। तो 5 सीटें एक्स्ट्रा रखा जाएगा। बीयू के लिए कितना है, 12+6 है। उसके साथ साथ उसी तरह इंटोमोलॉजी में 6+6 है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में 5 है। फ्रूट साइंस हॉर्टिकल्चर के ही पार्ट है, वो फ्रूट साइंस में कितना आता है तो 9+10 है। उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे 9+6 है वेजिटेबल साइंस में। उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक में 6+ है। उसके साथ साथ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में 12 है। तो इसी तरह से आप अपना प्रोग्राम देख लीजिएगा, नहीं सर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसी तरह देखिए बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना है। जैसे एग्रोनॉमी में 18 है तो 18 सीट में कितना है, ईआर के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, बीसी के लिए 3 है और ईबीसी के लिए 3 है। उसके साथ साथ एसी के लिए 3 है। उसके साथ साथ एसटी के लिए 0 है। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि आपके कैटेगरी में कौन सा आता है, आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं और आपके सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं और आप किस कैटेगरी में उसके लिए कितने सीटें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ देखिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। पहले तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका जो भी चार्ज है वो चार्ज लगेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है ये देख लेते हैं कि सिलेक्शन किस तरह होगा। जैसे आप क्वालिफाई करते हैं उसमें, जैसे एग्ज़ाम जैसे क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया होगा ना कि एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग होगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा। देखिए सिलेक्शन तो पहला होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। उसके साथ साथ जो भी अलॉटमेंट होगा वो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल बी द एप्लीकेशन, मतलब उसमें जो एप्लीकेशन है उसमें जो क्राइटेरिया है उसमें गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार होगा। जैसे आप फॉर्म फिलअप में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग पैसा लिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी आपको मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए भी, जैसे आप एसी एसटी से हैं तो आपको 40%, वहीं अगर आप 45% ला रहे हैं, 45% किसके लिए है, अदर कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरी जैसे ईआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, उनके लिए 45%। अगर आप एसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 40%। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपके लिए कितना है, आप अपना देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, आपको भी पता है। उसके ये क्राइटेरिया रहा। उसके साथ हम देख लेते हैं कि पीएचडी के लिए, देखिए पीएचडी के लिए क्या क्राइटेरिया ये देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 70% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके बाद 7 सीजीपी में, अगर सीजीपी में आता है तो 7 सीजीपी आउट ऑफ 100 में। अगर आप एसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 65% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर सीजीपी में देखेंगे तो 6.5, यानी कि जो प्रोसीजर एमएससी के मास्टर डिग्री के लिए था वहीं पीएचडी के लिए है, लेकिन सिर्फ प्रोसीजर सेम है, अंक में थोड़ा सा बदलाव है। जैसे वहाँ पे मतलब 60% ही लाना था मास्टर डिग्री के लिए, यहाँ पे 70% लाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। उसके साथ साथ आईसीआर से या यूजीसी से रिकॉग्निटेड है तो आप कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। अप्लीकेशन देंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम पास करेंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। सारी चीज़ें वो हम बता दिए हैं। कितने नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ के सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है सीट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ से आप देख लेंगे।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें क्या है, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, उसके बाद क्या होगा, टेस्ट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट किया जाएगा रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार, जिसमें क्राइटेरिया में बताया गया है। उसके साथ साथ आपका मेरिट लिस्ट बनेगा इंट्रांस एग्जाम देने के बाद। SC ST के लिए 45% लाना पड़ेगा। वहीं अगर SC ST इच 45% फॉर द SC ST कैटेगरी 40%, यानी कि अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 45% और SC ST के लिए 40%, ये चीज़ें लाना पड़ेगा। सेम टू सेम प्रोसीजर है। अब ये सब फीचर है, आप अपने से देख लीजिएगा डाउनलोड करके, चूँकि लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम बनाएंगे तो। अब देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या इसका रहने वाला है, कि मतलब क्या सब्जेक्ट। देखिए अपेंडिक्स 2 में देख लेते हैं कि सिलेबस BO एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन एंड द मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ये मास्टर डिग्री के लिए सिलेबस देख रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको मास्टर के लिए आपको मास्टर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या PhD के लिए। तो मास्टर के लिए अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप MSc करना चाहते हैं, तो आपके पास देखिए हम मेजर पॉइंट देखेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक है आप खुद से देख लेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक से पूछा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। जनरल एग्रीकल्चर आपको ही पता है, किसी भी एग्जाम होता है वहाँ से जनरल को एग्रीकल्चर आता है। जनरल एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर क्या होता है, नेशनल इकोनॉमिक्स में कितना है कंट्रीब्यूशन देता है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ राइस, चिक बी वगैरह, क्रॉप वगैरह क्या आता है। उसके साथ साथ एग्रोनॉमी में क्रॉप के बारे में हम जानते हैं कि क्रॉप क्या है, क्रॉप का मेट्रोलॉजिकल क्या होता है, मीनिंग एंड स्कोप क्या होता है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके बाद एग्रोनॉमी, जैसे ही एग्रोनॉमी के बाद आप आ जाएंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड द जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स खुद ही बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके साथ साथ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जिसमें आपको बताना है कि उसके बाद बायोफिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा। सॉइल साइंस भी होगा सब्जेक्ट में। सॉइल साइंस में जो भी आने वाला है आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे सॉइल माइक्रोलॉजी क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोज क्या होता है, इंटोमोलॉजी से आएगा जिसमें इंसेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी, उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके साथ हॉर्टिकल्चर खुद एक वास्ट है, जिसमें हम फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट, स्पाइसीज, मेडिसिन सारे पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में। उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आएगा। इंजीनियरिंग यानी कि बेसिस वेरियस ऑफ इंजन के बारे में बताना है कि इंजन क्या होता है, पावर क्या होता है, IC क्या होता है, EC क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, इंजन कितने टाइप का होता है, 4 ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे कि आपके मतलब मास्टर के लिए कौन कौन सा सिलेबस है और मतलब सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी दिया हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट से किस टॉपिक से पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेबस फॉर BO एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन 2 मतलब इस सिलेबस फॉर द BO एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन टू PhD डिग्री एंड प्रोग्राम। अगर आप PhD के लिए, देखिए मास्टर के लिए तो देख लिया, PhD अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डिग्री है वो देख लेते हैं। अगर आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से करना चाहते हैं PhD, जैसे होता है ना कि हर सब्जेक्ट में आप, जैसे देखिए हम लोग जब BSc में थे तो BSc में तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है मिनिमम, जहाँ से आता है, मतलब जैसे प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट से पढ़ना रहता है। फिर जब हम मास्टर करते हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है हमारा, और किसी एक ही टॉपिक से हम मास्टर करते हैं, मतलब एक ही सब्जेक्ट से मास्टर करते हैं। फिर मास्टर करने के बाद जब हम आगे PhD के लिए जाते हैं तो उसी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टॉपिक से करते हैं। जैसे मान लो कि आप मास्टर हॉर्टिकल्चर से किए, फिर हॉर्टिकल्चर में अगर आपको PhD करना है तो आप फ्रूट साइंस से करेंगे या वेजिटेबल साइंस, यानी कि उसी की ब्रांच के, हॉर्टिकल्चर से एक ब्रांच से करेंगे। और जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो उस समय हॉर्टिकल्चर, इंटोमोलॉजी सारा पढ़ते थे। मास्टर में आए तो हॉर्टिकल्चर पढ़े। मास्टर के बाद जब हम PhD कर रहे हैं तो PhD में क्या पढ़ रहे हैं, फूड साइंस पढ़ रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट पढ़ रहे हैं या वेजिटेबल साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये सारी क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें प्लांट ब्रीडिंग में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जनरल प्लांट ब्रीडिंग आना चाहिए, जनरल प्लांट एंड ब्रीडिंग आना चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑफ एंड द बोटनी आना चाहिए आपके पास, बोटनी प्लांट ब्रीडिंग मेथड क्या होता है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड द कैटेगरी ऑफ क्रॉप होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एंड द बायोमेट्रिक जेनेटिक्स होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए, क्या मतलब यहाँ से आएगा, ये सिलेबस है, हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायोटेक्नोलॉजी टूल्स एंड द इन प्लांट ब्रीडिंग। और आप लोग देख लेंगे कि जैसे मान लो कि प्लांट ब्रीडिंग एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस एंड द न्यूट्रिशनल क्वालिटी है। अब इसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या पूछेगा। इसमें डिजीज एंड द पेस्ट का क्या क्वालिटी होता है, रेजिस्टेंट किसके प्रति होता है, किसके प्रति सहनशीलता होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। हम सिर्फ जो मेजर टॉपिक है वो डील कर रहे हैं। और प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज एंड द रेगुलेटरी सिस्टम, उसके बाद स्टैटिक्स मेथड इन द फीड फ्लोर टेक्नोलॉजी,
ये तो सिर्फ मतलब क्या था, प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का था। अगर हम प्लांट पैथोलॉजी में करना चाहते हैं, जैसे प्लांट पैथोलॉजी में मास्टर अगर करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या क्या देखेंगे, मतलब क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो देख लेंगे, कौन कौन सा टॉपिक्स है। हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल एंड प्लांट पैथोलॉजी का हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल क्या है, लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एंड द मोलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी, माइकोलॉजी, प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, उसके साथ प्लांट वायरोलॉजी, प्लांट डिजीज एंड द एपिडेमियोलॉजी, उसके बाद फंगस एंड डिजीज एंड द प्रोग्राम, उसके बाद फेरोगैमिना पैरासाइट एंड नॉन पैरासिटिक डिजीज, उसके बाद फंगल डिजीज एंड द क्रॉप, बैक्टीरिया एंड द वायरल डिजीज। इसी तरह से दिया हुआ है कि हर एक, आप देखिए एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी करना चाहते हैं या इंटोमोलॉजी से करते हैं तो आप सिस्टमेटिक इंटोनॉमी मॉर्फोलॉजी उसका पढ़ेंगे। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, इंटरनेटल ऑटोनॉमी एंड द फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, टॉक्सिक, हॉट प्लांट रेजिस्टेंट, उसके बाद इनोवेटिव अप्रोच इन द पेस्ट कंट्रोल। मतलब जिस टॉपिक से आप देख रहे हैं उसको साफ डीपली से पढ़ना है। मतलब इंटोमोलॉजी पढ़ना है तो उसके मॉर्फोलॉजी, डिजीज कैसे अटैक, मतलब इंसेक्ट कैसे होता है, उसका शरीर का बना मतलब स्ट्रक्चर क्या है, फिर वो वर्क कैसे करता है, किसी में कैसे पेस्ट मतलब अपना नुकसान कर रहा है, क्रॉप को नुकसान करने का क्या क्या फैक्टर है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। उसके साथ साथ देख लें कि स्टैटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। वेजिटेबल साइंस में करते हैं तो कुल सीजन क्या होता है, वेजिटेबल वार्म सीजन वेजिटेबल्स, ब्रीडिंग वेजिटेबल, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, सीड प्रोडक्शन, सिस्टमैटिक वेजिटेबल्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट, ऑर्गेनिक, हेल्दी। उसी तरह फ्रूट साइंस करते हैं तो जिस तरह वेजिटेबल्स देखें उसी तरह फ्रूट का पूरा देखना पड़ेगा। इसमें जितने फ्रूट आएगा वो स्टडी करना पड़ेगा, उसी तरह वेजिटेबल्स में जितना था वो स्टडी करना पड़ेगा। अगर एग्रोनॉमी करते हैं तो क्रॉप इकोलॉजी, जोग्राफी, क्रॉप मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिगेशन, ड्राई फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉब्लम क्रॉप, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, सस्टेनेबल सॉइल रिलेशनशिप, प्लांट वर्क रिलेशनशिप, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोमेटिव। उसके साथ साथ अगर देखिए सॉइल साइंस में भी करना चाहते हैं, सॉइल साइंस से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पेडोलॉजी सॉइल का क्या होता है, सॉइल फिजियोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री। यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ अगर मास्टर करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट का डीपली नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। तो ये सिलेबस रहा हम लोग का, मतलब जो भी स्टूडेंट एमएससी करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं उसके साथ साथ हम आपको बता दिए कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, कितने मतलब किस डेट पे एग्ज़ाम होगा और कब तक एग्ज़ाम रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देख लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें डेट ऑफ का तो डेट भी देख ली कि 5 से अगला 10 तक रहने वाला, तो इस बीच में आप फॉर्म डाल लेंगे। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं बच्चे उनके लिए एक संदेश है कि पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को नोट डाउन करेंगे, फिर आप जो सिलेबस है उसी के अंडर में जो भी दिया हुआ है पहले उसको देखेंगे। उसके बाद अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब जाके आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये नहीं है कि एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर देना, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तभी जाके एक्स्ट्रा पढ़ना है। उसके साथ साथ मॉक भी लगाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना मॉक लगाए, आप मतलब डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्विज के माध्यम से, तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग डेली वहाँ पे क्विज कराते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और खासकर वो क्विज बीओ के साथ साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी होता है। तो अगर आप इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तो आपका वहाँ से बढ़िया हो जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी समय पे इसी चैनल पे।